ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में सैन्य संघर्ष हुआ। इस घटना से पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसराइल ने हमला किया वैसे ही सब काम खराब हो गया। अमेरिका, जो ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम का कूटनीतिक समाधान चाहता था, इस हमले के बाद उसके मंसूबों पर पानी फिर गया और बाद में इसराइल का साथ देते हुए अमेरिका ने ही ईरान पर बम बरसा दिए। फिर ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु मसले पर बातचीत के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमले और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। इसके बाद युद्ध विराम जरूर हो गया, लेकिन तनाव बना हुआ है। अब कतर लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अमेरिका और ईरान एक टेबल पर आ जाएं और परमाणु मसले पर बातचीत के लिए बैठें। कतर वही देश है जिसकी धरती पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हमला किया था। यहाँ बने अमेरिका के अल उदैद सैन्य बेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसके बाद भी कतर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। कतर का विदेश मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए एक टेबल पर बैठ जाएं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इसके बारे में जानकारी दी। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका को उनके साथ परमाणु वार्ता करनी है तो इसके लिए उन्हें यकीन दिलाना होगा कि अमेरिका आगे कोई हमला नहीं करेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवाची ने बीबीसी से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मध्यस्थों के माध्यम से बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन आगे के हमलों को लेकर अमेरिका की स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वे गुप्त तरीके से परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। माजिद तख्त रवाची ने बीबीसी से कहा, उसके परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जा सकती है, उसकी क्षमता पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि आपको यूरेनियम संवर्धन नहीं करना चाहिए और अगर आप इसके लिए सहमत नहीं होते तो हम आप पर बम गिरा देंगे, ये जंगल का कानून है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने अमेरिका के लिए इस तरह की कोई बात कही हो। दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता शुरू होने से पहले भी उन्होंने कहा था कि धमकी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। अब अमेरिका ईरान के साथ परमाणु मसले पर कूटनीतिक प्रयास फिर से कर रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस बार की कोशिश ज्यादा जटिल हो सकती है, क्योंकि 12 दिनों तक चले संघर्ष, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल हुआ था, उसके बाद शायद ही ईरान अमेरिका पर भरोसा करेगा। या तो पहले अमेरिका को ये गारंटी देनी होगी कि वो अब ईरान पर कोई भी हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने पहले भी पत्र के माध्यम से ईरान को बातचीत पर बैठने के लिए कहा था और ना मानने पर हमले की धमकी दी थी। उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला, उल्टा अमेरिका की कोशिशें खटाई में पड़ गई। अब अमेरिका एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि ईरान एक टेबल पर उसके साथ बातचीत के लिए बैठ जाए। देखना ये होगा कि इस मसले का कूटनीतिक हल निकल पाता है या नहीं। हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच हुए युद्ध विराम के बाद ईरान कूटनीति के जरिए इसराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते सोमवार 30 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इसराइल द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में हस्तक्षेप को गैर कानूनी करार दिया। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक मैक्रोन ने स्पष्ट किया कि इसराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम में दखल देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और फ्रांस इस तरह की कार्रवाइयों की निंदा करता है। ये बातचीत पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जहां इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों ने क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेजेश्कियान से बात में न केवल इसराइल के हमलों की निंदा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की तटस्थता पर भी सवाल उठाए। मेहर न्यूज के मुताबिक मैक्रोन ने कहा कि IAEA ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की निंदा नहीं की, जिससे उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो गई है। मैक्रोन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी चर्चा की और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया। उन्होंने इसराइल द्वारा 13 जून 2025 से शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक बता दिया। मैक्रोन ने जोर दिया कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और एक तरफा सैन्य कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालती हैं।
पेजेश्कियान ने इस बातचीत में अमेरिका पर इसराइल की आक्रामकता को समर्थन देने का आरोप लगाया और कहा कि यदि अमेरिका परमाणु वार्ता चाहता है तो उसे पहले इसराइल की कार्रवाइयों को रोकना होगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन वो अपने राष्ट्रीय अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि फ्रांस का इसराइल के प्रति रुख कुछ समय से आक्रामक रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों हमेशा पश्चिमी एशिया में कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता देते रहे हैं। मैक्रों का मानना है कि इसराइल के एक तरफा सैन्य हमले क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाते हैं और व्यापक युद्ध का खतरा पैदा करते हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी फ्रांस इसराइल के खिलाफ ही दिखा है। फ्रांस कई बार कह चुका है कि वे जल्द ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक राजनीति में इसराइल के लिए एक बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को कोई भी देश एक राज्य या एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। अब उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात कर इसराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 12 दिन की ईरान इसराइल जंग में इसराइल को वो जख्म मिले हैं जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। लेकिन ईरान पर अमेरिकी हैवी बम गिरने और इस्राएली एयर स्ट्राइक के बावजूद वो नुकसान नहीं हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने B-2 स्प्रीट स्टील्थ बॉम्बर और GBU-57 बंकर ब्लस्टर बम का इस्तेमाल ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकाने इतनी गहराई पर हैं कि वहां तक अमेरिकी बम कोई खास नुकसान नहीं कर पाए। दरअसल ईरान ने सुरंग टेक्नोलॉजी पर जितना काम किया है उसकी मिसाल और कहीं भी नहीं मिलती। कहा जाता है कि इसका श्रेय IRGC यानी पासदारान इस्लाम की कुद्स फोर्स के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी को जाता है। कासिम सुलेमानी वो नाम जिन्होंने इराक को ISIS जैसे आतंकी संगठन के चंगुल से आजाद कराया था। इतना ही नहीं, आज भी गजा में इतनी तबाही के बावजूद जिस हमास के पास से इसराइल अपने बंधक आजाद नहीं करा पाया है, उसके पीछे भी कासिम सुलेमान का ही हाथ है। जनरल कासिम सुलेमानी अब दुनिया में नहीं है तो हमास की मदद उन्होंने कैसे की, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। कहा जाता है कि वो कासिम सुलेमानी ही थे जिन्होंने गजा में हमास को भी सुरंग बनाने की तकनीक सिखाई थी। ऐसी सुरंग जिन्हें इसराइल और अमेरिका अपनी सारी ताकत और एडवांस टेक्निक लगाकर भी नहीं ढूंढ पाए हैं। आज भी इस्राएली बंधक हमास के पास हैं।